Hey everybody, welcome back to our channel Info Island. So guys, in today's video, we are going to be sharing some of the previous year question papers and the questions that were asked previously in the SSC CHSL examination. तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं CHSL के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और वो 17 अगस्त तक चलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए और आपको हिंट देने के लिए कि ट्रेंड के हिसाब से और जो हमने एग्जाम की एनालिसिस करी है उसके हिसाब से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में जो हम शेयर करेंगे, जो हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जो कि शॉर्ट 100% आपके CHSL के इस साल के एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पर शेयर कर रखा है, तो आप प्लीज उनको भी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको 100% गारंटी देखी हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चंस इन्हीं में से ही आएंगे। जो पूरा का पूरा पेपर है उसका हमने आपको एनालिसिस इसमें प्रोवाइड कराया है। और जो हम इसमें वीडियो में आपको आंसर्स वगैरह बताएंगे, जिस क्रिस्प फॉर्म में ही बताएंगे उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा, जिससे कि आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको उसको फॉलो करना है। तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के जो डेली एनालिसिस होते हैं वो जानने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम सारे डेली एग्जाम्स की एनालिसिस भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल एसएससी सीएचएसएल 2023 के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली आपको टीसीएस के उसमें पेपर में और आपके एसएससी के पेपर में पूछा गया था, वो था भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट ने जो 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे, तो जो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर जी थे, वो आपका करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाता है मुगल सम्राट के वो कौन सी श्रृंखला पे आते थे, कौन से नंबर पे आते थे, तो वो 19वें मुगल सम्राट थे और वो अंतिम मुगल सम्राट थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2018 कहां आयोजित किया गया था। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां हुआ था, वो हुआ था आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में, और पालेम 92 शहरों में संपन्न हुए। तो बात करें जकार्ता की, तो जकार्ता पहले भी आपको एशियाई खेलों की मेजबानी दे चुका था, जिसमें से कि वर्ष 1962 में भी एशियाई खेलों में भाग लिया था। इन खेलों की थीम्स जो रही थी वो थी इन द एनर्जी ऑफ एशिया। तो इस थीम को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह की थीम्स अक्सर पूछी जाती हैं। तो अगर हम बात करें इन एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे, तो भारत ने 15 स्वर्ण जीते थे, 24 रजत पदक जीते थे और 30 कांस्य पदक के साथ कुल 69 पदक जीतकर पदक तालिका में अपना 8वां स्थान बना लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कितने पदक जीते थे, तो 69 टोटल, और कौन सा अपना पोजीशन भारत ने बना लिया था, तो वो था 8वां। अगला सवाल, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 21। इसमें जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। तो गाइस अगला जो सवाल है वो आपसे जो पूछा गया था वो है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो चलिए गाइज मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य के बारे में आपको बता देते हैं। तो कुछ लोक नृत्य के नाम इस प्रकार हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें पहला है मटकी नृत्य, दूसरा है कर्म नृत्य, तीसरा है तृतीय नृत्य, चौथा है मुरिया नृत्य, पांचवा है आपका बारदी नृत्य, छठा है आपका अहिरी नृत्य, सातवां है आपका लहंगी नृत्य, आठवां है आपका जवारा नृत्य, नवा है आपका फूल पाटी नृत्य, और 10वां है आपका ग्रीडा नृत्य, और 11वां है आपका सैला नृत्य। तो गाइज ये कुछ नाम है आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के। आपको जो 3 ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से इसका नाम होगा, और इन तीनों के अलावा जो आपको ऑप्शन में गिवन होगा वो आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं होगा। तो आप प्लीज ये नाम जो भी हमने आपको शेयर करे हैं अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो गाइज अगला प्रश्न, 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका हांगझोउ चाइना में। तो 2022 की एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चाइना में हुआ था। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था वो था जुलाई 2021 में मंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन से पोजीशन है उनकी, तो वो 19वें राज्यपाल बने थे। और वर्तमान में भी अगर बात की जाए तो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई छगन भाई पटेल ही हैं। तो आप ये नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष, तो ये प्रत्येक वर्ष होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। तो ताम्रपत्र की बात करें तो एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक आपको एनवलप में कुछ नगद राशि दी जाती है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा यह पुरस्कार, तो टोटल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिसके लिए यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। उन 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा को मिलाकर कुल 24 ऐसी भाषा हैं जिसको ये साहित्य पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। तो बात करते हैं पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आपका 1955 में दिया गया था। और इस पुरस्कार की राशि जो थी वो शुरुआती दौर में, यानी कि 1955 से लेके 1982 तक, तो शुरुआती दौर यही था जब वो जो राशि थी वो थी 5,000 रुपए की, जो कि पुरस्कार के तौर पर दी जाती थी। उसके बाद सन 82 के बाद सन 1983 में इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर, तो पहले जो 5,000 रुपए दिया जाता था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया था। फिर 1988 में इस राशि को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया था। उसके बाद सन 2001 में इस राशि को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया था। और उसके बाद अंत में सन 2003 की अगर हम बात करें तो उस 2003 में इस राशि को 50,000 रुपए कर दिया गया था। और वर्तमान में अगर हम इस राशि की बात करें तो इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि अभी वर्तमान में 1,00,000 रुपए की हो गई है। तो गाइज अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो था सोडा लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडा लाइम जो होता है गाइस, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaHNaO2 होता है। और वो दो चीजों का मिश्रण होता है, जिसमें पहली चीज है आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो रासायनिक सूत्र आप कह सकते हैं होता है NaOH। और जो दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होता है CaOH2। और जब दोनों को मिला के एक इक्वेशन बनती है तो वो जो फाइनल जो सूत्र होता है दैट इज CaHNaO2, वो आपका सोडा लाइम होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है CaHNaO2। अगला जो सवाल आपसे पूछा गया था वो था मार्च 2022 में सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माधवी पुरी बूच, जिनको 2022 में मार्च के महीने में सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बात करें सेबी की तो गाइस सेबी को हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, जिसको हम इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। गाइज मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि प्लीज आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एब्रीविएशन हुए, एक्रोनिम्स हुए, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं और काफ़ी काफ़ी अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप जितनी हो सके एक्रोनिम्स भी याद कीजिएगा। तो सेबी की बात करें तो सेबी जो है वो 1988 में स्थापित कर दिया गया था और 30 जनवरी 1992 को इसको अधिनियम, सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। तो इफेक्टिव आप कह सकते हैं 1992 से हुआ था। तो गाइज अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था रक्षाबंधन का त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? तो बात करें राखी की, जो कि इस साल यानी कि 2023 में हम 30 अगस्त को मनाने वाले हैं। तो गाइज राखी का त्योहार जो होता है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका श्रावण माह की पूर्णिमा करेक्ट आंसर होगा।
अगला है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी? तो बात कर ले इन 10 साल की जनगणना की, जो कि 2001 से 11 के बीच हुई थी। तो उस समय में भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि देखी गई थी। गाइस, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में कहाँ हुई थी? तो गाइस, बात कर ले कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है। और अगर बात की जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने की थी, मतलब परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी, तो वहां आपको उत्तर देना है दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर परमहंस मंडली की स्थापना की थी 1849 में। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था कुटुंब श्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन, जिसे हम शॉर्ट में स्पैम के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर स्पैम का तात्पर्य है स्टेट पॉवर्टी इरेडिकेशन मिशन। तो आपको इसकी ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना है। द्वारा डैश में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रम है ये किससे रिलेटेड है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है कुटुंब श्री केरल सरकार। पहले तो हम बात कर ले कि कहाँ से है रिलेटेड है, तो ये केरल से रिलेटेड है। केरल सरकार ने इसको लागू किया है। केरल सरकार द्वारा राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन, तो यहाँ बात की जाती है गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कुटुंबश्री की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वहां पर 1997 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था विच एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो बात की जाए कॉपर की प्रतिक्रियाशील जो है उससे ज्यादा कौन से हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हैं और उससे कम रिएक्टिव हैं। तो गाइज यहाँ पर हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे और उसमें कंप्लीट आपको सारे उनके नाम बताएंगे। सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नाम बताएंगे। तो जो कॉपर के ऊपर होंगे, जो स्टार्टिंग में होंगे, दे विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। और जैसे जैसे वो लिस्ट नीचे जाती जाएगी वैसे वैसे रिएक्टिवनेस कम होती जाएगी और जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे दे विल बी लेस रिएक्टिव। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर से नीचे की ओर घटती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब हम देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऊपर के होंगे दे विल बी द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पोटेशियम सोडियम वगैरह है ये सब दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। और जो कॉपर के नीचे आपको दिख रहे हैं दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। सो फर्स्टली आपके पास आता है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट की बात की जाए तो वो होता है पोटेशियम यानी कि के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जस्ता यानी कि जिंक Zn, कार्बन C, लोहा दैट इज फेरस Fe, लीड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर Ag एंड लास्ट में आपके पास आता है सोना दैट इज Au। अगला क्वेश्चन है गाइस, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कब बनी थी? व्हेन वाज द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है जनवरी 1902। गाइस, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था पृथ्वी के कुल जल का कितना भाग महासागर में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है 97%। तो पृथ्वी का लगभग 97% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है। अगला सवाल, अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अप्रैल 2022 में। और ये छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और अगर बात की जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में भी भूपेश बघेल ही है जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस, बात करें रण उत्सव की तो वो गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है और वहां का एक शानदार त्योहार है जिसे काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मारू महोत्सव कहाँ से रिलेटेड है या फिर मारू महोत्सव कब मनाया जाता है, तो गाइस मारू महोत्सव जो है वो राजस्थान के जैसलमेर के पोकरण गांव, अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ, तो पोकरण गांव में मनाया जाता है। और कब से कब तक? वो 13 से 16 फरवरी 2022 तक मनाया गया था। वो 2022 तक ही सेलिब्रेट होता था, अब वो नहीं होता है। पर फिर भी आपको डेट याद रखनी है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है।
अगला सवाल है, भारत का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरल। तो केरल में भारत का पहला पक्षी एटलस खोला गया है। इसमें कितनी दुर्लभ प्रजातियों का विवरण है? तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि पक्षी एटलस तो है ही, आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी दुर्लभ प्रजातियों के बारे में बताया गया है। तो बात की जाए तो इसमें 94 अति दुर्लभ प्रजातियों के बारे में बताया गया है, 103 दुर्लभ प्रजातियों का विवरण किया गया है और 110 सामान्य प्रजातियों का विवरण दिया गया है। तो ये आपको फैक्ट भी अच्छे से याद में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द यूथ विंटर ओलंपिक्स बी हेल्ड इन द ईयर 2024? तो बात की जाए शीतकालीन युवा ओलंपिक की, जो कि 2024 में खेला जाएगा, तो वो 19 जनवरी से लेके 2 फरवरी 2020 के बीच में 2024 के बीच में खेला जाएगा। और ये कहाँ आयोजित होने वाला है? यह दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में आयोजित होने वाला है। तो यहाँ पर गैंगवॉन प्रांत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो गाइज जो गोदावरी नदी है वो आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो गाइज यहाँ पे आपको उसका उद्गम स्थल और जहां पर जाकर वो गिरती है वो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो हमने बताया जैसे त्र्यंबकेश्वर से निकल गई और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। एंड गाइस, टू ऐड वन मोर थिंग, अगर आपको भारत की प्रमुख नदियां हो गई या मरुस्थल हो गए, पठार हो गए, भारत की प्रमुख झील हो गई, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्म में या वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में अगर आपको चाहिए, तो वो भी हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस ट्रेंड में देखा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें भी भारत की प्रमुख नदियों और झीलों के बारे में पूछा जा चुका है। तो देर आर 100% चांसेस कि इस साल भी इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो गाइज कुछ नदियों के हम नाम बताएंगे आपको जो कि हिमालय से होकर निकलती है, और ये सारी नदियों के नाम आपको याद कर लेना है, जिसमें पहली है सिंधु, दूसरी है झेलम, तीसरी चिनाब, चौथी व्यास, पांचवी रवि, छठी सरस्वती, सातवीं सतलुज, आठवीं गंगा, नवी यमुना और 10वीं ब्रह्मपुत्र। तो गाइज ये कुछ नदियों के नाम हैं जो कि हिमालय से होकर निकलती है। अगला सवाल, विजयालय में कौन सा नगर बसाया था? तो विजयालय ने विजयालय उरेयूर के चोल परिवार से संबंधित है। तो जो ये विजयालय है ये उरेयूर के चोल परिवार से संबंधित है। अगर आपको इसका रिलेशन पूछा जाता है तो यहाँ पर उरेयूर के चोल परिवार आपको याद कर लेना है। उसने कावेरी डेल्टा की शासक मुत्तरयार को हराया था। तो कावेरी डेल्टा की शासक को हराया था जिसका नाम है मुत्तरयार। उन्होंने तंजावुर शहर का निर्माण किया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है कि विजयालय ने कौन सा नगर बसाया था? उसने तंजावुर शहर का निर्माण किया था। और देवी निशुंभ सुदिनी के लिए एक मंदिर का भी निर्माण किया था। तो ये गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए किया था? निशुंभ सुदिनी के लिए क्या बनाया था? एक मंदिर। उनके उत्तराधिकारियों ने चोल साम्राज्य का निर्माण किया था। तो चोल साम्राज्य से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तारंग मेल इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। गोवा। तो गोवा राज्य का ये लोक नृत्य है। और अगर तारंग मेल की बात की जाए तो जो दशहरा और होली के दौरान इस नृत्य को किया जाता है, इस फेमस लोक नृत्य को लोग दशहरा और होली के टाइम पे गोवा में करते हैं। तो गाइज आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर हमने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई है जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से लोक नृत्य हैं और किस राज्य से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी आपको अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला है डंडा जात्रा जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है। दूसरा है दादरा जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तीसरा है जवारा जो कि मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। चौथा है गौर मारिया जो कि छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है।
छठा है बिराहा जो कि बिहार, ये तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, जो कि बिहार का एक प्रमुख नृत्य है। फिर है कुम्मी जो कि तमिलनाडु यानी कि केरल का एक प्रमुख नृत्य है। फिर आता है फुगड़ी जो कि गोवा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गाइज ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला सवाल था, किस राज्य सरकार ने अगस्त से पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश ने, राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है। अगला सवाल, चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल है? विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड बिटवीन चाइना एंड म्यांमार? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस बागान पुरातत्व क्षेत्र, यानी कि बागान आर्कियोलॉजिकल जोन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर जो थे, आपको पहले बता दें उनके बारे में, तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक और एक संगीतकार भी थे। और पंडित रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया था, और 1981 में पद्म विभूषण, और 1967 में यानी कि 1967 में पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया था। अब बात कर ली जाए कि उनकी जो गुरु कौन थे, तो रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त की थी। तो यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खां आपको याद कर लेना है, एज इट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार की बात करी जाए तो वो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार ली गई है। कहां से? यूएसए से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार, भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है, टोटल 6। तो वो कौन कौन से हैं? तो गाइज इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि पहले 1978 से पहले ये टोटल 7 हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है उसको से हटा दिया गया है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, इसलिए ये टोटल 6 प्रावधान हो गए हैं अभी। तो जिसमें पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में जिसके बारे में दिया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपको अनुच्छेद 19 से 22 में देखने को मिलता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। फिर आता है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। फिर है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार जो कि अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। और अंत में आपका आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और मूल रूप से बात की जाए तो संविधान में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था जो कि अनुच्छेद 31 में दिया गया था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में डैश के रूप में संग्रहित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्लाइकोजन। शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो वो होगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन यकृत तथा कंकाल पेशी द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। यह अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है और रक्त ग्लूकोज स्तर को कम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है किस चीज पर? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीर का द्रव्यमान। तो गाइज शरीर का जो द्रव्यमान होगा वो जितना ज्यादा अधिक होगा, जड़ता का क्षण उतना ही ज्यादा अधिक होगा। यानी कि मोर इज द मास ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी का जो मास है दैट इज मोर, then it is like equally proportional to the moment of inertia, then more will be the moment of inertia. The moment of inertia also depends upon axis of rotation of the body
and the shape of the body as well as the size of the body. तो ये 3 key factors हैं जिस पर the moment of inertia depend करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था वो था 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए किसे अवार्ड मिला था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फराह खान. अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो था भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है. तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में दे रखा था वो दे रखा था कि जनता को पैसा उधार देना आरबीआई का कार्य है. ऐसा नहीं है. आरबीआई डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द डिपॉजिट्स. तो ये आपका ऑप्शन गलत है. मतलब ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है. तो बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना ये आरबीआई का एक काम है. भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना ये सारा आरबीआई का काम है. मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियम और पर्यवेक्षण करना, ये सब आरबीआई के फंक्शंस में आता है. लेकिन आरबीआई एक्सेप्ट नहीं करता डिपॉजिट, ये उसके फंक्शन में नहीं आता है. अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो था मैच द फॉलोइंग करके, जहां पर आपको विटामिन के नाम दे रखे थे और कुछ साइंटिफिक नाम दे रखे थे. तो आपको उनको मिलान करना था. तो बात की जाए पहले विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल. कमी से होने वाला रोग, तो अगर विटामिन ए की कमी होती है तो रतौंधी होने का डर रहता है. और स्रोत जिनमें विटामिन ए पाया जाता है वो है गाजर, दूध, अंडा, फल आदि. अगला आप बात करते हैं विटामिन बी वन की, तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन. इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी और इसका स्रोत पाया जाता है ये मूंगफली में, आलू में और सब्जियों में. अगला है विटामिन बी टू जिसका रासायनिक नाम होता है राइब्रोफ राइब्रोफ 11 यानी कि राइबोफ 11. और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है त्वचा का फटना, आंख के रोग आदि. और ये किस में पाया जाता है? ये अंडा, दूध, हरी सब्जियां इनमें पाया जाता है. अगला है आपका विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी या फिर मसूड़ों का फूलना. और इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी. अगला आपसे जो पूछा गया था वो था विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स. और स्रोत जिनमें ये पाया जाता है वो है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा आदि. अगला बात करते हैं विटामिन ई के बारे में जिसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल. और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है कि जनन शक्ति का कम हो जाना शरीर में. और इसका स्रोत है हरी सब्जियां, मक्खन, दूध आदि. अगला है विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलिक्लोवोनान और फिलिक्लोवोनॉन. इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना. और इसकी स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध आदि. अगला सवाल, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है मराठी भाषा. ज्योतिबा फुले ने 1873 में, तो अगर आपसे पूछा जाता है कब लिखी थी तो उसका करेक्ट आंसर है 1873. तो 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थी. और यह पुस्तक किस चीज पर बेस्ड थी? तो यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी. अगला सवाल, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं? तो अब्दुल करीम खान जो हैं और अब्दुल वाहिद खान जो हैं ये किराना घराने के हैं. तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा किराना. इसको आपको ध्यान में रखना है. हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा? अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है तो वो है ग्वालियर घराना. ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो उसका उत्तर भी आपको देना है ग्वालियर घराना. अगर आपसे पूछा जाता है कि बड़े गुलाम अली किस किराना से घराना से संबंधित हैं तो उसका आंसर है ग्वालियर घराना. अगला है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी. तो गिरिजा देवी किस घराने से संबंध रखती हैं ये आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा बनारस घराना.
तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो गाइस पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बेसिकली होता क्या है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसको हम त्वरण कहते हैं। और इसका जो मात्रक मीटर होता है, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यह एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो मात्रक जैसे कि मेजरमेंट आपको पता चल गया कि वो जो होता है वो आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मेजरिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है मौलिक अधिकार जब हमारे संविधान में जोड़ा गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो गाइज यहाँ पर दो चीजों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पहला है मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा है मौलिक कर्तव्य जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। तो हम आपको यहाँ दोनों के बारे में बताएंगे, पर लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य के समय कौन थी, तो वहां तब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, और इसे रूस के संविधान से लिया गया। और इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया। तो आपको यहाँ पर ये किससे लिया गया, रूस से। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। किसके बारे में बात हो रही है, मौलिक कर्तव्य कहाँ किसके तहत रखा गया, तो भाग 4 में अनुच्छेद 51 में रखा गया। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेना है। और अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनकी टोटल संख्या है 11। तो गाइज वो तो था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर आपसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पूछा जाता है तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। और मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो इसका आपको ये भी याद रखना है कि कब स्थापित किया गया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और उस समय यानी कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, दो अलग अलग पॉइंट हैं, दो अलग अलग चीजों से रिलेटेड हैं, तो उन्हें डिफ्रेंसिएशन के साथ अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। तो यहाँ पर जो कॉमन नेम है उसकी बात की जाए तो इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। और अगर ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल नेम की बात की जाए तो दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखना है। दोनों इनफैक्ट ये तीनों चीजें CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर एज वेल एज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। तो गाइस शहरों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। तो किस राज्य में, इसका उत्तर है राजस्थान। किसने की थी, इंदिरा गांधी ने। और उस योजना का नाम आपसे पूछा जाता है तो वह है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और अगर आपसे पूछा जाता है इस रोजगार में क्या होता है, तो इस रोजगार में साल में 100 दिन की मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो शहरों में रह रहे कुछ गरीब हैं या फिर कुछ जरूरतमंद परिवार हैं उनको 100 दिन का जॉब दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है मिशन कुशल कर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। मिशन कुशल कर्मी आपका दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मिस्टर मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी नामक इस स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो इसमें आपका स्किल सेट वगैरह को डेवलप किया जाता है, जिसमें निर्माण श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनाया जाएगा। तो इस योजना के तहत, इस मिशन कुशल कर्मी के तहत क्या किया जाएगा, आपके जो श्रमिक
राजमिस्त्री लोग होंगे उनको कुशल कारीगर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तो गाइज जो गुजरात के जो फोक डांसेस हैं पहले मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ, जिसमें गरबा आता है, डांडिया आता है, भवई आता है, टिप्पणी आपका आता है, पधर आता है, हुडो आता है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपके गुजरात के लोक नृत्य हैं। अब क्वेश्चन में था कि कौन सा नहीं है, तो गाइज वहां पर एक ऑप्शन आपको दिया गया था जिसका नाम था बिदेसिया। तो बिदेसिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बिदेसिया बिहार का एक लोक नृत्य है, गुजरात का नहीं। विदेशिया की यह कला शैली हिंदू जाति प्रथा की तथा कथित निचली जाति से संबंधित थी। इस कला शैली का सार समाज की बुराइयों पर प्रकाश डालना है और इसीलिए इसमें पोशाक को कम महत्व दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको हमने विदेशिया के बारे में बताया है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था वो है भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है ओणम का त्योहार, जो कि केरल में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा, तो नाम है ओणम, कहाँ, उसका आंसर है केरल। तो ओणम का त्योहार केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे फसलों का त्योहार भी कहा जाता है और यह त्योहार सितंबर में बड़ी धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो गाइस बात कर रही है अभी, जैसे हमने बताया किससे रिलेटेड है, तो वो फसलों का त्योहार कहलाते हैं। कब मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में। और कहाँ मनाया जाता है, तो वो हो गया आपका केरल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ओणम का त्योहार है उसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, कि मतलब वो क्यों मनाया जाता है, तो गाइस ओणम जो त्योहार है वो महान राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। राजा महाबली की घर वापसी का प्रतीक है। तो गाइज ओणम के बारे में अब आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे देते हैं, जिससे कि आपको उसके बारे में थोड़ा पता चल जाए और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसका जवाब 100% एक्यूरेटली दे सके। तो गाइज ओणम, जिसे मलयालम भाषा में थिरुवोणम भी कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए जैसे थिरुवोणम किस नृत्य से रिलेटेड है, तो पहला की पॉइंट आपके पास ये हो गया थिरुवोणम, जो कि ओणम से रिलेटेड है। 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। सेकेंड पॉइंट हो गया कितने दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है और इसीलिए इसको फसलों का त्योहार भी कहते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ऐसा कहा जाता है कि केरल में, चौथा पॉइंट कहां पर, केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्योहार को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो जो पहला ग्रीष्मकालीन संस्करण आपका था जो खेला गया था सिंगापुर में, और कब से कब तक, तो वो 14 से 26 अगस्त 2010 तक आयोजित किया गया था। जबकि बात की जाए पहले शीतकालीन आपके यूथ ओलंपिक की, तो वो इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में 13 से 22 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया था। तो गाइज हमने आपको समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक दोनों के बारे में बता दिया है, जो कि हमारे फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। समर की बात की जाए तो सिंगापुर में हुआ था, 14 से 26 अगस्त को हुआ था। विंटर की बात कर ली जाए तो वो इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में हुआ था और 13 से 22 जनवरी 2012 को आयोजित किया गया था। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है वेयर इज इंडिया हाउस फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लंदन। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी और किसने की थी, क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील। तो इनसे आपका प्रोफेशन भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि श्यामजी कृष्ण किस प्रोफेशन में थे, किस प्रोफेशन में थे। तो अगर आपको पता पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक सेनानी, पत्रकार भी थे और वकील भी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो गाइज यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं जो कि आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। कहाँ हुई थी, लंदन में। किसने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसकी स्थापना की थी, वो है आपका इंडिया हाउस। और उनका प्रोफेशन अगर पूछा जाए तो क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार भी थे वो और वकील भी थे।
अगला सवाल, इनमें से कौन सी फसल जो है वो राबी की फसल कहलाती है? तो गाइज राबी की फसल जो होती है वो सामान्यतः आपकी अक्टूबर में या फिर नवंबर के महीने में बोई जाती है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। और उदाहरण के तौर पर अगर आपको पूछा जाता है कि राबी की फसल कौन कौन सी होती है, अगर ऑप्शन में दिया जाता है तो गेहूं हुआ, जौ हुआ, आलू हुआ, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों, ये सब कुछ ऐसी प्रमुख फसलें हैं जो कि राबी की प्रमुख फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द 2019 मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो 2019 में कहां पर हुआ था? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मिलिट्री स्पोर्ट्स काउंसिल, और इसको होस्ट किया था वुहान, हुबेई, चाइना ने। तो कब किया था? 2019 में। किसने किया था? वुहान, हुबेई, चाइना ने। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2003 विच डांसर वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण अवार्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है सोनल मानसिंह जी। पन्ना सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नृत्य, तो पन्ना सुब्रमण्यम जो थे वो एक भरतनाट्यम नृत्य की थे, जिन्होंने 2003 में पद्म भूषण, 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो पन्ना सुब्रमण्यम थे उनको 2 अवार्ड मिले थे, 2003 में और 1981 में। 2003 में मिलने वाला अवार्ड था पद्म भूषण, और 1981 में जो उन्हें मिला था वो था पद्मश्री। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें सोनल मानसिंह जी की, तो इन्हें 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और इस उपलब्धि को पाने वाली वे सबसे कम उम्र की प्राप्त करने वाली प्राप्तकर्ता बन गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो जो वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल यानी कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो टोटल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है गाइस 5 साल। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और श्री कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो एक सेकंड आपको यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर देते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द टॉप, सबसे पहले टेन्योर की बात हो गई 5 साल। उपराष्ट्रपति की बात करें, जो सबसे पहले थे, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे आपके एस राधाकृष्णन। गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, और आप उसको अच्छे से याद करते चलिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्लियर रहे। तो पहले जो उपराष्ट्रपति की बात कर ली हमने, एस राधाकृष्णन जी हो गए। और श्री कृष्णकांत की बात करें तो श्री कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अब हम आपको बताते हैं ऐसे उपराष्ट्रपतियों के नाम जो कि बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो उसमें पहला नाम आता है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा आता है जाकिर हुसैन, तीसरा आता है वीवी गिरी, चौथा आता है आर वेंकट रमन, पांचवा आता है एस डी शर्मा, और लास्ट में जो आता है आपका वो है के आर नारायणा। तो ये नाम आपको गाइस अच्छे से याद रखने हैं, एंड प्लीज कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इसे अलग अलग याद कीजिएगा। ओके, हमारे संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा की गई। तो गाइज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके भाग 5 में जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। अब अनुच्छेद वाइज देखा जाए तो अनुच्छेद 63 में आपको बता रखा है कि भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में उसमें दे रखा है, और ये मेंशन कर रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति तो होगा ही होगा। अनुच्छेद 64 में आपको बता रखा है कि उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना ही चाहिए। अगला अनुच्छेद 65 की बात की जाए तो अनुच्छेद 65 में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से करना है, या उससे रिलेटेड चीजें आपको अनुच्छेद 66 में देखने को मिलेंगी।
अगला है अनुच्छेद 67 यानी कि 67, उसमें उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दे रखा है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। तो वो सारा चीज आपको अनुच्छेद 67 में देखने को मिलता है। तो गाइज ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 68, जिसमें उपराष्ट्रपति के कार्यालय में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय दे रखा है। अनुच्छेद 69 बताता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से रिलेटेड बातें बता रखी हैं। अनुच्छेद 71 के हिसाब से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। अगला सवाल गाइस जो आपसे पूछा गया था वो है बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार हैं वो आपके बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश ने पहली बार कब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो पहली बात की जाए तो वो पहली आपकी 2000 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन बहुमत ना होने के कारण वो 7 दिनों के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। तो पहला हो गया 2000। दूसरी बात की जाए तो दूसरी बार नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो वो हैं आपके फागू चौहान। तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से भी जाना जाता है, वह कब मनाया जाता है। तो गाइज नॉन वायलेंस का तो जो सबसे बड़ा और मुख्य प्रतीक है वो हमारे महात्मा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी ही रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी टर्म में नॉन वायलेंस दिखता है तो सबसे पहले उसमें महात्मा गांधी जी का ही नाम लिया जाता है। तो जो महात्मा गांधी है उनके जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित कर दिया गया था। तो गाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और डेट क्या थी, 15 जून 2007 को एज एन कब डिक्लेयर करा था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है व्हाट वाज द थीम ऑफ सेकंड इंटरनेशनल योगा डे दैट टुक प्लेस इन द ईयर 2016। तो 2016 में जो थीम रही थी इंटरनेशनल योगा डे की, वो था योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गाइज वंस अगेन आई इंसिस्ट कि ये जो पर्टिकुलर डेज होते हैं, जो हमारे स्पेशल डेज रहते हैं साल के, और उसमें जो थीम्स रहती हैं ये बहुत दे आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आप प्लीज उन थीम्स को भी अच्छे से याद किए जाए। अगला जो है वो आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। और अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो उसका उत्तर है 21 जून 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जो आया था वो है 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नितिन गुप्ता, जो कि एक आईआरएस अधिकारी भी है। तो आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। तो अब क्योंकि हम सीबीडीटी की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना तो कब स्टैब्लिश हुआ था। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1963। अगला आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा आपका नई दिल्ली। तीसरा अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर है नितिन गुप्ता।
और अगर पूछा जाता है कि इस कर बोर्ड का जिम्मेदार कौन होता है, तो वो होता है आपका वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? तो गाइज इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आता है कि किसने की थी, तो दो जो भाई हैं, जो संगमा राजवंश के दो भाई हैं, हरिहर राय और बुक्का राय, तो इन दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थापना कब करी थी, तो वो 1336 में की थी। और ये किस राजवंश से जुड़े हैं, किस राजवंश से बिलोंग करते हैं, तो उसका नाम है आपका संगमा राजवंश। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक पूछा गया था, जिसका आंसर है जूल। और आपको हम बता दें कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, तो गाइस वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। और कभी कभी वर्क को मेजर करने के लिए न्यूटन मीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन्स न्यूटन मीटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग वर्क। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो कोयले का जलना है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या फिर यौगिक हो, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि दो चीज जब मिलके एक चीज को बनाती हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की इक्वेशन की बात करी जाए, तो वो कुछ इन समीकरणों द्वारा आप दर्शा सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई, जिसको मिला के बना एक्स वाई, और a प्लस बी, जिसको मिला के आपका बन जाता है ए बी। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म सभा का बाद में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो बात की जाए किसने रखा था, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी थी। तो 1828 में और राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा की स्थापना कर दी थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। तो किसको, ब्रह्म सभा को हटाकर ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। इस का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शाश्वत भगवान की पूजा करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है 1866 में दो, अर्थात केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज में विभाजित कर दिया गया। तो गाइज 1828 में उसकी स्थापना हुई थी। फिर बाद में 1866 में उसको दो समाजों में बांट दिया गया था, जिसमें एक समाज का नाम था जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारत का ब्रह्म समाज था, एक तो ये, और जो दूसरा था वो था देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में। तो इन दोनों का विभाजन हो गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ड लाइन और क्विक लाइन। तो स्लेक्ड लाइन हो या क्विक लाइन हो, इन दोनों का मतलब जो होता है वो होता है भुजा हुआ चूना। अब बात कर लें क्विक लाइन के फॉर्मूले की, तो वो होता है CaO। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह सकते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH²। फिर आता है आपका कॉस्टिक सोडा, जिसे हम NaOH के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। और अगर बात की जाए स्लेक्ड लाइम की, तो स्लेक्ड लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH²। CaOH2, सॉरी इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स CaOH2। और स्लेक्ड लाइम के केमिकल नेम की बात करी जाए, तो इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपको ऑप्शंस दे रखे थे, जिसमें ऑप्शन में था गुजरात है या हरियाणा है या उत्तराखंड है। तो इन तीनों में से आपको बताना था कि किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है। तो गाइस गुजरात की बात की जाए, तो गुजरात में तो लोथल है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हड़प्पा स्थल मौजूद नहीं है।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस केरल। केरल के आंगनबाड़ियों में 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को दूध और अंडा देने की योजना शुरू की गई है। तो गाइस क्योंकि हम केरल की बात कर ही रहे हैं तो केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहला हो गया केरल की राजधानी। तो गाइस केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो ये आपको याद रख लेना है। फिर अगर केरल के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जाते हैं तो वो है पिनाराई विजयन। फिर है केरल के वर्तमान राज्यपाल जो आपसे पूछे जाते हैं, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगला सवाल, 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता? तो पहला तो यही हो गया कि स्टीवर्ट कोपलैंड थे, और उनके साथ जो दूसरे जो स्पोर्ट्स पर्सन थे वो थे रिकी केज। तो आपको ये दोनों नाम अच्छे से याद रखने हैं, और इनको कौन सी उपलब्धि हासिल करी थी इन्होंने, इनको ग्रैमी पुरस्कार से अवार्ड किया गया था। कौन से साल में? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जाइलम उत्तक किस प्रकार से पौधे का पोषण करता है? तो गाइस जाइलम जो बेसिकली होता है ना, वो संवहनी पौधों में उत्तक का एक प्रकार होता है जो कि जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो किस प्रकार काम करता है? वो जो जल होता है और जो पोषक तत्व होते हैं वो जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया था? जिसका आंसर है वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार। तो इस क्षेत्र में उसका काम किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्य बताए थे, जिनमें पहला है वेदांत का प्रचार, दूसरा है विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, तीसरा है गरीबों की सेवा, यानी कि गरीबों की सेवा और ईश्वर की सेवा करना। ये 3 उद्देश्य बताए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि 5 मई 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा जा सकता है कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान ने लॉन्च करी है, और मार्च 2022 में लॉन्च करी है। राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-2023 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा करी है, यानी कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को बताया है। ऊंट गाइज राजस्थान राज्य का एक राजकीय पशु है। और अगर बात करी जाए कि विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ का राजकीय पशु है, तो वो है राजस्थान। और कब मनाया जाता है, तो वो है आपका 22 जून। अगला सवाल गाइस जो अक्सर पूछा जाता है वो है, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है बैसाखी। तो बैसाखी का महोत्सव मनाया जाता है, और पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को यह त्योहार काफी फसल त्योहार है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो था, बैक स्ट्रोक टर्म जो होता है वो किस खेल से संबंधित है? तो गाइज यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 तरह के टर्मिनोलॉजीज मोस्ट कॉमनली और मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिसमें कि पहला है आपका बैक स्ट्रोक, दूसरा है आपका बैक स्टिक। तो अगर आपसे पूछा जाता है बैक स्टिक के बारे में, तो दैट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट हॉकी। एंड अगर आपसे पूछा जाता है तो बैक स्ट्रोक, तो बैक स्ट्रोक इज रिलेटेड टू स्विमिंग। और अक्सर स्विमिंग के जो कुछ स्ट्रोक्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो गाइज वो भी अच्छे से देख लीजिएगा आप कि फ्रंट क्रॉल हुआ, ये कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जो कि स्विमिंग में अक्सर पूछे जाते हैं। फ्रंट क्रॉल हुआ, ब्रेस्ट स्ट्रोक हुआ, बैक स्ट्रोक हुआ और बटरफ्लाई हुआ, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि स्विमिंग से रिलेटेड पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो प्रख्यात सरोज वादक जिनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान, ये अक्सर सरोज सम्राट के नाम से जाने जाते हैं।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसद को आप नेशनल लेजिस्लेचर यानी कि राष्ट्रीय विधायिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, गोल्जी apparatus यानी कि गोल्जी बॉडी का आकार किसके समान होता है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस, जिसको हम सिस्टर्नी भी बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसकी जो शेप होती है वो बेसिकली यही होती है, फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस, जिसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि गोल्जी अपैरेटस होता क्या है। तो गोल्जी अपैरेटस, जिसको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इट्स अ मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए कि वो क्या होते हैं, देन दीज आर द सेल्स विद क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियाई that is made up of a series of flattened stacked pouches called cisternae. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज जो आपसे पूछा गया था वो है, इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? गाइज ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं नहीं की। तो गाइज आपको 3 ऑप्शन दे रखे थे, जो कि अभी जो वर्तमान में भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी टोटल ऑफ 7। और आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया था जिसका था नाम विजयवाड़ा पावर प्लांट। तो गाइज विजयवाड़ा पावर प्लांट आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि विजयवाड़ा पावर प्लांट एक न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। और अक्सर आपसे एनपीसीआईएल की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि एनपीसीआईएल स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ गाइस हमने आपको पूरी एक लिस्ट दे रखी है, जिसमें हमारे टोटल जो 7 अभी वर्तमान में अभी जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है उनके नाम है। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। ये सारे अभी ऑपरेशनल हैं और ये सारे अभी मौजूद हैं। तो अगर इनमें से आपको ऑप्शन आता है देन ये आपके मौजूद हैं। इसके अलावा जो आता है वो नहीं है। तो पहला है काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि गुजरात में है और 1993 में बना था। अगला है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो 1984 में तमिलनाडु में बना था। अगला है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में 1991 में स्थापित किया गया था। अगला है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कर्नाटका में बना था साल 2000 में। और गाइज ये जो साथ साथ कैपेसिटीज भी दे रखी हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कैपेसिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगला है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि 1973 में राजस्थान में स्थापित किया गया था। अगला है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित किया गया था। अगला है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 2013 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो गाइज अच्छे से इस लिस्ट को रट लीजिएगा। अगला सवाल है, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 30 जनवरी 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको 2 राज्य के स्वामित्व वाली वाहक यानी कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुदूत विमान सेवा कंपनी का संचालन जो था वो बंद कब कर दिया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है 1 अप्रैल 1997 में। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, रिसेंटली टीसीएस ने पूछे हैं। और इस साल भी 100% चांसेस है कि इनमें से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आज है 3 तारीख, 2 तारीख का पेपर हो चुका है। 3 तारीख आज कभी हमारे कुछ शिफ्ट के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। और आगे आपके जो एग्जाम्स होंगे उससे भी रिलेटेड हम अपने चैनल पे डेली एग्जाम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फॉलो करते रहिए इन्फो आइलैंड। एंड प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।